एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। तो आपके पहले सेशन में मैंने आपको बायोलॉजी क्या होती है, उसके ब्रांचेस फर्दर मैंने आपको बताए थे। फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम एक नई ब्रांच, मतलब एक फ्रेश, हमने जो पहला पढ़ाई किया था उसको हटा के आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक नई ब्रांच लेंगे, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो आप पीछे टॉपिक देख ही चुके होंगे, मैंने डाला है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको पिछले भी अपने सेशन में ये चीज़ मेंशन की है कि क्लासिफिकेशन जो है ये मतलब अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं जिनका क्लासिफिकेशन, वो बायोलॉजिस्ट का नाम है आर.एच. विटेकर। पर उससे पहले भी बहुत से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन के मेथड दिए थे, अपने सिस्टम दिए थे। तो सबसे पहले किसका आया था? कार्लस लिनियस का आया था। तो कार्लस लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने किंगडम्स में, मतलब ये जो क्लासिफिकेशंस है किंगडम्स में, सबसे जो ऊपर की आपकी डिवीजन होती है, यूनिट होती है, वो कौन है? किंगडम है। और सबसे नीचे वाली स्पीसीज की आपकी डिवीजन होती है। यूनिट जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो स्पीसीज है, और सबसे टॉप वाली जो यूनिट है उसको हम किंगडम कहते हैं। तो कितने किंगडम में डिवाइड किया गया उसके बेसिस में हम आपको बताएंगे कि कब कब कौन से आए और कौन सा हम क्लासिफिकेशन किंगडम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले कार्लस लिनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया, ये दो किंगडम में डिवाइड करे। फिर उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकल ने दिया। अर्नस्ट हैकल ने जो किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया वो तीन किंगडम को बनाया, जिसमें आपका प्रोटिस्टा उन्होंने नया जोड़ा। प्लांटी एनिमेलिया तो आपका इन्होंने किसने इंक्लूड किया था? कार्ल लिनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया आपका किंगडम इंक्लूड किया था। पर ये जो है आपके अर्नस्ट हैकल है, इन्होंने नया किंगडम जोड़ा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा आपका जो किंगडम होगा ये आपका अर्नस्ट हैकल के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद आपका आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया है? आर.एच. विटेकर ने दिया है। पर एक और हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, ये कार्ल वूज ने दिया है। तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं और गलत भी होता है। देखिए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन अलग अलग है। आपको कंफ्यूज, जब थ्री किंगडम ये पूछा जाए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो आपको लिखना है अर्नस्ट हैकल ने दिया है। और जब ये पूछा जाए थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है, तो कार्ल वूज ने दिया है। किसने? देखिए, अर्नस्ट हैकल जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये जो है इन्होंने आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, और जो ये कार्ल वूज है इन्होंने आपका थ्री डोमेन वाला दिया। ये डोमेन वाला दिए हैं, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इनके द्वारा, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। तो आप थ्री देख के आप सोचते हो सेम है, पर सेम नहीं है। थ्री वाला अर्नस्ट हैकल ने दिया है, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आए। कार्ल लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, विटेकर के द्वारा दिया गया, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया जो हम अडॉप्ट करते हैं। और ये रहे कार्ल वूज जिन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो अब जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उससे पहले हम एक और टर्म पढ़ेंगे, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पिछले सेशन में मेंशन किया था कि ये कार्ल लिनियस के द्वारा मतलब लाया गया है। इन्होंने ही ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम ले आए हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो इन्होंने क्या बोला? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में ये बोला गया जो आपकी नीचे की सबसे नीचे की यूनिट्स जो हैं क्लासिफिकेशन की, उनको इंक्लूड करना है। बायनॉमियल आपका नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम है, इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? किस जीनस से है और किस स्पीसीज से है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें डिवाइड करना है कैटेगरी में। ठीक है, अलग अलग टेक्सॉन है, किंगडम है, क्लास है, डिवीजन है, ये सारी चीज़ें ना। और ये जीनस और स्पीसीज जो है ये ई है, डोंट गो ऑन स्पेलिंग।
तो आपको ये देखना, ये जीनस और स्पीसीज हम इंक्लूड करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये हम जो अलग अलग आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको कैटेगरी में बांटते हैं और उनका नाम रखते हैं, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये होता है। तो इसके लिए आपको 2 कोड फॉलो करना होता है। जैसे एक सिस्टम होता है ना कि हम कैसे, ऐसे तो किसी का नाम नहीं रख देंगे, रामू रख दिया, शामू रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो इस तरह नहीं करना है, हमें बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देना है। तो इसका एक सिस्टम होता है, तो इसका जो रूल्स हैं, जो आपको सिस्टम फॉलो करना है, ये कौन बनाता है? 2 टर्म है, एक ICZN है और एक ICBN है। कौन कौन सा टर्म है? ICBN और ICZN। ये टर्म का क्या मतलब है? देखिए, ये जो ऊपर वाला है ICBN, ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल आया, बॉटनी आया, मैंने आपको बताया था बॉटनी से हम क्या समझेंगे? प्लांट समझेंगे। तो जब हमें प्लांट जो है उनमें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट की जितनी भी स्पीसीज है, उनका जब हमें नाम रखना है तो हमें क्या फॉलो करना है? ICBN कोड को फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये फॉलो करना है। और जब हमें एनिमल स्पीसीज, जितनी भी दुनिया में लिविंग एनिमल स्पीसीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल जो हैं, उनका जब हम नाम रखेंगे तो वो कौन सा कोड फॉलो करेंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको ये 2 कोड याद रखना है, इनका फुल फॉर्म याद रखना है, और प्लांट के लिए कौन सा है, एनिमल के लिए कौन सा है, ये याद रखना है। ये आप सिंपल याद रख सकते हो, अगर बॉटनी है तो प्लांट, जूलॉजी है तो एनिमल, ये आपको फॉलो करना है। अब किंगडम आपका अपर क्लास हो गया और स्पीसीज आपका जो हो गया ये सबसे बेसिक यूनिट हो गया। तो जो ये मैंने आपको बताया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसका एक मतलब जो बहुत ही कॉमन रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं? होमो सैपियंस कहते हैं। तो एक हमें ये बताया गया कि जो ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, ये जब देंगे हम जीनस और स्पीसीज को इंक्लूड करेंगे, और जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? ह्यूमंस को हम क्या लिखते हैं? होमो सैपियंस लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। होमो सैपियंस ह्यूमंस को कहते हैं। तो एक और है, देखिए, या तो आप इसको कर्सिव में लिखिए, ठीक है। अगर आप कर्सिव में नहीं लिख रहे हैं तो इसको मतलब अलग अलग सेपरेटली इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये एक रूल हो गया कि आप ये जो जीनस है, ये वाला पार्ट आपका स्टार्टिंग वाला जीनस हो गया, लास्ट वाला स्पीसीज हो गया। तो इस जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। और आप इसको या तो कर्सिव में लिखिए, या तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए सेपरेटली, ठीक। तो ये आपका एक रूल हो गया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। तो आज मतलब ये हमने पढ़ा, इतनी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लासिफिकेशन करने से पहले ये चीज़ बेसिक चीज़ है, तो ये आपको पढ़नी थी, ये मैंने आपको बताया। तो हम कौन सा क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करते हैं? हम अडॉप्ट करते हैं RH विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमें क्या बताया गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया कि 5 किंगडम्स में हम डिवाइड करते हैं। तो वो किंगडम्स कौन कौन से हैं? वो किंगडम पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा के बाद आपका आएगा फंगाई, ये, फिर इसके बाद आपका आएगा प्लांट्स जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, ये एनिमल्स का हो जाएगा। ये 5 किंगडम्स हैं आपके, ठीक है। तो इन 5 किंगडम्स को ही हमें अब क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हमारा कौन सा है? मोनेरा है। तो ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये भी तो हमें समझना है कि किस बेसिस में किया गया है। मतलब ये 5 किंगडम्स ऐसे ही मन पड़े इसलिए बन गए, या इसका कोई लॉजिक है कि किसी बेसिस से ये डिवीजन हुआ होगा ना, कि इसका मतलब किस बेसिस पे किया गया है। तो आप ये देख सकते हो सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, इसमें जो न्यूट्रिशन मोड है वो कैसा है। तो देखिए, सेल स्ट्रक्चर मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड को हम समझेंगे, ठीक है। तो कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब आपको हो गया सेल हो गया, ठीक। तो ये सिंगल सेल है कि मतलब इसमें सेल नहीं, आप न्यूक्लियस समझिए कैरियन का मतलब। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, सिंगल सेल मल्टी सेलुलर वो अलग हो गया, यूनिसेलुलर मल्टी सेल। ये जो कैरियन है, न्यूक्लियस है, ये वेल डिफाइंड है
कि मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, वेल डिफाइंड है क्या है। तो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड सेल या न्यूक्लियस होता है, वो क्या हो गया, यूकैरियोटिक। जिसमें नहीं होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो कौन सा हो गया आपका, प्रोकैरियोटिक हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया आपका डिवीजन। तो आपको ये समझना है प्रोकैरियोटिक सिंपल है, प्रोकैरियोटिक मतलब एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है, मोनेरा में ही बस ऐसे, इन चारों में सिर्फ मोनेरा ऐसा है जो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको सारे ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में आएगा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सेल नहीं होते हैं, न्यूक्लियस मतलब ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं सेल के अंदर, वो किसके अंदर आएगी, मोनेरा के अंदर आएगी। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक है ये सारे फॉलो करेंगे, किसी में ज़्यादा मतलब अच्छी वेल डिफाइंड होगा, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, इसमें हो सकता है प्रोटिस्टा में कुछ हो कुछ ना हो। इधर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्लांटिया एनीमिलिया में, फिर वेल डिफाइंड पूरी अच्छे तरीके से सारी ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे सेल के अंदर, जितनी भी होती हैं सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये सिंपल याद रखना है, प्रोकैरियोटिक में बस प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा किंगडम में होते हैं। ठीक, फिर क्या हो गया, एक यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, एक सेल से बना है कि एक से ज़्यादा सेल से बना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर अगर होगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, सेलुलर होगा। और अगर मल्टी का बना है, मल्टी सेलुलर का है, अगर मतलब बहुत सी सेल से बना है, तो या तो टिश्यू वाला होगा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर और अच्छे से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे कॉम्प्लेक्स कौन हो गया, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया, बेसिक वाला आपका सेलुलर हो गया। ठीक है, तो मोनेरा जो है, मोनेरा आपका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहला मतलब जो देखिए आपकी अर्थ है ना, तो अर्थ से पहले आपको सबको पता है, सबसे पहले हम लोग नहीं बने, ह्यूमंस नहीं बने। ह्यूमंस तो एकदम कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उससे पहले आपके जो बने, सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में रहे होंगे वो कौन सा है, मोनेरा है। ठीक, और मोनेरा ही है जो सबसे लास्ट तक रहेगा। तो अपन जो है, अपन ज़्यादा हैबिटेट फॉलो नहीं कर सकते, हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा हम टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा ठंडी हो गई तो नहीं, ज़्यादा गर्मी हो गई तो नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं मतलब झेल सकते ना। तो बट जो मोनेरा में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हर तरह की जितनी भी मैक्सिमम आपकी मतलब कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें ये मैक्सिमम टाइम के लिए मोनेरा ही सर्वाइव कर सकता है। और सबसे पहले मोनेरा ही आया था, और अगर जब कभी अर्थ ख़त्म होगी तो सबसे लास्ट में जो मोनेरा किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही ख़त्म होंगे। ठीक, तो हमने ये समझा है। तो अब हम ये आपको समझ में आ गया 5 किंगडम कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनीमिलिया। अब सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली है मोनेरा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोनेरा में हम मोनेरा को डिस्कस करने से पहले इसको कुछ समझेंगे, बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझेंगे। तो 2 चीज़ हम अभी क्या समझ लिए हैं, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन से ही समझ लिए हैं कि हमने जो प्रोकैरियोटिक ये सब जो समझा, सेल के स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ गया कि जो मोनेरा है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में होते हैं, मोनेरा के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन मोड। न्यूट्रिशन मोड कैसे, न्यूट्रिशन मोड क्या है, आप खाना अपना कैसे लेते हो ना, आप अपना खाना पीना ये सब आप कैसे मतलब अपने अंदर शरीर के अंदर लेते हो, या फिर कैसे बनाते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है न्यूट्रिशन मोड के अंदर। ठीक है, तो अपन जो है वो हेटेरोटॉपिक है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि हम भी तो खुद ही बनाते हैं, कभी कभी बस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, पर नहीं। जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जिससे आप मतलब गेहूँ आ रहा है, जो आप जिसको पिसा के आटा बनाते हो, वो सब कहाँ से आ रहा है, क्या वो आपकी बॉडी का है, आप कहाँ से उसको पा रहे हो, वो तो प्लांट से आ रहा है। मतलब आपने इसकी मदद ली, आप तो इसमें आओगे ना, आपने मदद इसके ली, तो आप खुद तो खाना बना नहीं रहे हो, तो आप क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक। आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है किसी और से आ रहा है, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो ना। अगर आप मतलब आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी तो आप एनिमल्स को खा रहे हो ना, तो एनिमल्स भी आप
मतलब अपना तो कुछ अपनी आपकी बॉडी नहीं बना रही है न्यूट्रिशन ना, आपका बॉडी फूड नहीं बना रही है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो गया। ठीक, तो मोनेरा क्या है? मोनेरा मतलब इस चीज़ में बहुत इसमें डाइवर्सिटी है। ये जितने भी न्यूट्रिशन मोड है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जितने मतलब न्यूट्रिशन मोड है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई ना कोई ऐसा है जो सारे फॉलो करता है ना। इसमें ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो ऑटोट्रॉपिक मोड फॉलो करते होंगे, हेटेरोट्रॉपिक, यहाँ तक कि सिम्बायोटिक, कीमोट्रॉपिक, सारे मतलब न्यूट्रिशन मोड इसमें आते हैं। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है कि मतलब कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह के या डेड सेल किसी के ऊपर भी रह के वो अपना फूड वहाँ से लेता है, ज़्यादातर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऊपर रह के, जैसे आपका हो जाता है लाइकेंस वगैरह। तो मोनेरा आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मोड भी शो करता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक। ठीक है, और क्या इसमें हम पढ़ सकते हैं? और मतलब देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें होंगी कि वो मतलब एक तो पहली बात है कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे। ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, चाहे स्मॉलेस्ट हो, चाहे मतलब कॉम्प्लेक्स हो, या फिर मतलब वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक है। तो कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वो ग्रोथ करेंगे, उसमें कम से कम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए तो टिश्यू होगा, उससे भी ज़्यादा हो गए तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। पर सबसे बेसिक क्या है? आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सब में कॉमन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस सब में कॉमन है, रिप्रोडक्शन सब में कॉमन है। ठीक है, तो मतलब रिप्रोड्यूस होंगे, ग्रोथ होगी। ठीक, तो मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें आपके जो वो हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये आप इसको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं करोगे। इसमें कौन सा टर्म यूज होता है? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ये आपका रिप्रोडक्टिव मतलब ऑर्गन हो जाएगा। ये मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये आपका ज़रूरी है ना, इसके अकॉर्डिंग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये चीज़ आपका हो गया रिप्रोडक्शन मोड का, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम एक और पढ़ेंगे। इसमें दो आपको मतलब सब डिवीज़न किया गया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक, कौन कौन से हैं इसमें डिविजन्स हो जाएंगी? एक आपकी हो जाएगी आर्कीबैक्टीरिया। इनको मतलब देखिए मोनेरा को आपको मतलब कॉमन सब कह देते हैं कि ये क्या है? बैक्टीरिया किंग। कौन सा किंगडम है? बैक्टीरिया किंगडम है मोनेरा को। पर हमें मोनेरा पढ़ना है, हमें बायोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पर आप कॉमन भी चीज़ें जाने रहें कि इसको हम बैक्टीरिया भी कॉमनली कह देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्कीबैक्टीरिया, ये हो गया यूबैक्टीरिया। तो जो मोनेरा है मैंने आपको बताया था ये मतलब सबसे पहले आते हैं ना, सबसे पहले जो अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो मोनेरा है। मोनेरा के भी अंदर यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में सबसे पहले कौन आया? आर्कीबैक्टीरिया आया। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सबसे एंशियंट हैं। ठीक, सबसे पहले आए हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मतलब जो है ना वास्ट हैबिटेट फॉलो करते हैं। मोनेरा के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किसी भी टेम्परेचर में रह सकते हैं ना। ये आपको मतलब हाई सैलिनिटी में रह लेंगे, हाई टेम्परेचर में रह लेंगे, हर एक जो पॉसिबल आपको कंडीशंस है उसमें ये सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह लेंगे, बहुत ज़्यादा जो क्षारी या खारी चीज़ें हैं सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी में भी रह लेंगे मोनेरा। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया में भी दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक मैथोजेंस है और एक है हेलोफिल्स है। मैथोजेंस क्या होते हैं? मैथोजेंस मतलब आपका क्या कहते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मीथेन आपका जो है ये मतलब आपके नेचर में बहुत ज़रूरी होता है, बायोगैस के लिए आपके बहुत ज़रूरी होता है मीथेन। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा करता है? जो मीथेन है आपका, मीथेन गैस है बायोगैस में ज़रूरी होती है, तो ये इसके प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मोनेरा में भी कौन सा? मीथोजेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये मतलब मैक्सिमम अमाउंट लगभग 50 से 60% जो मीथेन बायोगैस में जाती है, नेचर में जाती है, वो किसके द्वारा जाती है? मीथोजेंस, मोनेरा किंगडम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जाती है। तो ठीक है, एक आपका ये यूजफुल पॉइंट हो गया कि आपका मीथोजेंस बहुत ही यूजफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मीथेन प्रोडक्शन के लिए।
और क्या है इसका मतलब, ये जो मीथेजेंस हैं ये मतलब आते कहाँ से, ये ज़्यादातर एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे काऊ डंग से ये क्या बनाते हैं, मीथेन। काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, उनके गट में रहते हैं और उनके डंग से आपका मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हेलोफिल्स कौन से हैं, हेलोफिल्स आपके क्या है, हाई सैलिनिटी सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हेलोफिल्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्या जनरेट करते हैं, ये हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं। क्या, हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं हेलोफिल्स। तो मीथेजेंस और हेलोफिल्स का दो चीज़ आपको नाम याद रखने हैं। मीथेजेंस का तो उसके नाम से समझ आ रहा है, मीथेन रिलीजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। और हेलोफिल्स क्या हो जाएंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, हाई एनर्जी का होता है ये, ठीक है। और एक कौन सी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी इसमें आपके, कि ये जो है आपके ये मीथेजेंस जो हैं आपका, ये हाईली मतलब स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं। तो मोनेरा में आपका एक और ये पॉइंट याद रखना है, जो आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया में ये क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब क्या, ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। तो आपको खुद ही समझ आएगा कि बिना ऑक्सीजन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, तो समझ ही आ रहा है कि वो ज़्यादा लाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो मीथेजेंस जो होते हैं, मीथेजेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं, स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं। और इसके साथ साथ एक आपको इसी के अंदर पढ़ना है माइकोप्लाज्मा, ये भी आपका क्या होता है, एनारोबिक होता है, मतलब ये भी बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। माइकोप्लाज्म की एक और खासियत क्या है, ये भी बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं, आपके मोनेरा किंगडम के अंदर ही आते हैं माइकोप्लाज्म। इसका ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से है, माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म को और क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्म को आपको और पीपीएलओ आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन में आता है कि पीपीएलओ किस किंगडम में आता है, या पीपीएलओ का क्या फुल फॉर्म है। तो पीपीएलओ मतलब इसका और क्या सिनोनिम हो सकता है, तो पीपीएलओ का सिनोनिम माइकोप्लाज्म हो गया, किस किंगडम में आएगा, मोनेरा किंगडम में आएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, पीपीएलओ। तो ये आपको इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। माइकोप्लाज्म और क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिसीज़ कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। रिस्पायरेटरी हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये वस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम हो गया, ये सारे को ये मतलब अफेक्ट करता है। माइकोप्लाज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये आपके ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये एनारोबिक होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विदाउट आपका सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, तो स्मॉलेस्ट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद एक और ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब ये एक ऐसा है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर, ये कौन सा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्लोरोफिल आपका पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। और ये फोटोसिंथेसिस मतलब ये मैक्सिमम इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक मतलब वैसे तो यूकैरियोटिक में आपका उसमें एंजियोस्पर्म्स में बहुत से आपके प्लांट्स मिल जाएगा जो ये करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट प्रोकैरियोटिक की मैं बात कर रही हूँ। या आपका जो प्लांटी में आएंगे वो तो यूकैरियोटिक हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक में जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट हो गए। और हमें क्या समझना है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में आपका अलग अलग क्या होते हैं, इसको डिवाइड क्यों किया गया, इनका डिवीजन क्यों बनाया गया है। तो इनका दो बेसिस में बनाया गया है कि ये जो है इसमें दोनों में फोटोसिंथेसिस हो रही है आपकी, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये न्यूट्रिशन मोड दोनों फॉलो करते हैं, मतलब दोनों नहीं 3-4, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, केमोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसमें जो आपको ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन मोड फॉलो करेंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उनको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसमें वो किसकी सहायता ले रहे हैं, कौन से मतलब पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट इसमें है। तो आर्की बैक्टीरिया में आपका है बैक्टीरियो होडॉप्सिन है, बैक्टीरियो होडॉप्सिन, ठीक है।
और इसमें क्या है, क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बस नहीं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ठीक है ना। तो ये यूकैरियोटिक, यू बैक्टीरिया में आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल है आपका, और आर्की बैक्टीरिया में हडॉप्सिन है। ये आपका डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस हो सकता है, इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, इसकी आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिग्लाइकॉन इसमें नहीं होता। किसमें, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिग्लाइकॉन, मतलब जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल विदाउट पेप्टिग्लाइकॉन इन आर्की बैक्टीरिया, और इसमें जो यू बैक्टीरिया है इसमें पेप्टिग्लाइकॉन प्रेजेंट होता है। ये आपके डिफरेंस हो गया आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में। एक में क्या है, बैक्टीरिया हडॉप्सिन है, आर्की बैक्टीरिया में बैक्टीरिया हडॉप्सिन है, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्लोरोफिल है। इसमें यू आर्की बैक्टीरिया में आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन एब्सेंट है और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रेजेंट है। ये आपके डिफरेंस हो गए दोनों के बीच में, ठीक है। अब बैक्टीरिया, और क्या बैक्टीरिया का हम यूज़ पढ़ते हैं। बैक्टीरिया का मतलब एक हम नाम इसको दे देते हैं, ये क्या है, डीकम्पोजर्स है, ठीक। क्या है, डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर हम किसे क्या देते हैं, जो आपके डिकेड आपके चीज़ें, डिकेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये डिकम्पोज करते हैं ना, डीकम्पोजर है, ठीक। तो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर गए हैं, मृत हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को, डिकेड थिंग्स को, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी हैं, उनको ये मतलब तोड़ते हैं ना, ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो बहुत नेचर को मतलब नुकसान पहुंचेगा ना। डिकम्पोजिशन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होती है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। तो आपको एक बैक्टीरिया से और नाम याद रखना है, डिकम्पोजर, ठीक। और क्या हो गया, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मेथड है, बाइनरी फ्यूजन है, इसमें वो है बडिंग है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा है, जेनेटिक फॉर्मेशन, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, आपका है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये किस में होता है, आपका बैक्टीरिया में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। असेक्सुअल के लिए बाइनरी फ्यूजन याद कर लो, सेक्सुअल के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये मत करके आ जाना कि हाँ इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। होता है, किसके द्वारा होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्या इसका यूज़ है बैक्टीरिया का, एक तो हो गया कि ये डिकम्पोजर है, और क्या बहुत सी जगहों में आपका बैक्टीरिया यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, कौन सी, कैसी इंडस्ट्रीज़ में, डेयरी, जहाँ पे डेयरी से क्या मतलब है, जहाँ पे आपका मिल्क के मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं, चीज़ बन रहा है, योगर्ट बन रहा है, कर्ड बन रहा है। आपको पता है आप दही जमाते हो, तो सभी को पता है यार वो दही बैक्टीरिया उसमें काम करता है तभी बनता है, ठीक है। आपका चीज़, योगर्ट, चीज़ आपका बन रहा है, कर्ड बन रहा है, तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में मतलब डेयरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हुआ। और टी इंडस्ट्री, टी हो गया, विनेगर हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज़ में आपका बैक्टीरिया यूज़ होता है। और कौन सा मेन है, मेडिसिन, मेडिसिन में भी आपका बैक्टीरिया का यूज़ होता है। और किसमें, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो ये सारी जगहों पे आपका क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज़ है, ठीक है। और किसमें, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हमें बैक्टीरिया की मदद लेनी पड़ती, डायरेक्टली नहीं, पर तो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आपका बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो हमने यूज़ क्या क्या पढ़ लिया, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होता है। पहला तो ये डिकम्पोजर है, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं डिकेड थिंग्स को। और क्या है, मेडिसिन बनाने में यूज इन मेडिसिन। और किस में हो गया, और इंडस्ट्रीज़ में मिल्क, मतलब डेयरी, टी, विनेगर, लेदर, इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़फुल है। इसका मतलब इसकी वो भी है ना, हार्मफुल भी है। ये क्यों हार्मफुल है, क्योंकि ये डिसीज़ कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। बैक्टीरिया से बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे आपको बहुत सीवियर डिसीजेस भी होती हैं। और ये एक और मतलब आपका वाटर पॉल्यूशन के लिए भी बैक्टीरिया आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपने आज मोनेरा किंगडम पढ़ा है। मोनेरा किंगडम के अंदर मैं आपको एक कंक्लूजन बता देती हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या मतलब इसमें हमने देखा है। तो मोनेरा किंगडम होता क्या है, ये सिंपल है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और क्या है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, सारे इसमें न्यूट्रिशन मोड्स के आ जाते हैं मोनेरा किंगडम में। इसके फर्दर मैंने दो आपको बताया ब्रांच, इसका सब डिवीज़न हो गया। कौन सा है आपका, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इन दोनों में आपका डिफरेंस आपको पता चल गया। आर्की बैक्टीरिया में आपका ये पेप्टिग्लाइकॉन का जो सेल वॉल है उसमें एब्सेंट होता है पेप्टिग्लाइकॉन, और उसमें इसमें आपका
यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, और दूसरी क्या चीज़ है कि इसमें बैक्टीरिया हेडॉप्सिन होता है, आर्की बैक्टीरिया में बैक्टीरिया हेडॉप्सिन फॉर फोटोसिंथेसिस, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस होता है। ये चीज़ें होंगे। और फिर आर्की बैक्टीरिया में दो पार्ट मिथोजन और हेलोफिल्स हो गया। मिथोजन मीथेन प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, हेलोफिल्स एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने वाला एंजाइम हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, एंजाइम सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, और क्या बैक्टीरिया का हमने यूज डिसयूज पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्म पढ़ा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म को हम कहते हैं। माइक्रोप्लाज्म और मिथेनोजेंस जो हैं वो क्या है, एनारोबिक है, एनारोबिक हैबिटेट फॉलो कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन ये रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज मोनेरा किंगडम में पढ़ी है। अब हमारा नेक्स्ट किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, मोनेरा से थोड़ा एडवांस होगा प्रोटिस्टा। तो मोनेरा किंगडम को हम नेक्स्ट सेशन में अपने पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आज का हम जो आगे का है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपको ये कैसी लगी वीडियो, इसमें क्या इंक्लूड और करना चाहिए, आपको समझ आएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए। थैंक यू।